कंपटीशन आपके बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि बिहार में कृषि समस्या और उसके उपाय को बताने जा रहा हूं, जो कि आपके जीएस 2 के इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ यह प्रश्न निबंध में भी पूछने की प्रबल संभावना है। इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से जितना बेहतरीन तरीके से हो पढ़ करके जाइए और बहुत सारे जो फैक्ट है उसको भी थोड़ा बहुत उसके साथ लिखेंगे, जिससे कि आपको यहाँ से स्कोर अच्छा हो सके। बहुत ही आसान टॉपिक है और बस आपको क्या करना है कि जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आप इस तरीका से अगर आप वहां लिख देते हैं तो आपको बेहतरीन मार्क्स आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे यहाँ पे सबसे जो टॉपिक का मेन हेडलाइंस है क्या है कि बिहार में कृषि समस्या और उसके उपाय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 80% आबादी किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर करती है। तो इस केस में आपको क्या है कि जब कृषि में ज्यादा आबादी इन्वॉल्व है, लेकिन कृषि जो है यहाँ का बस जीविकोपार्जन खेती है, यानी हमारे पास जो इकोनॉमी है उसमें 42% कृषि का योगदान है, जबकि आबादी 80% कार्यरत है। कहने का मतलब है कि जितनी प्रतिशत आबादी यहाँ पे कृषि क्षेत्र में कार्यरत है उसके हिसाब से यहाँ के स्टेट जीडीपी में कृषि का बहुत कम योगदान है। इसीलिए कृषि जो है बिहार का अति पिछड़ा माना गया है और बस एक जीविकोपार्जन प्रकार की कृषि है कि लोग बस अनाज खाने के लायक ही या उतना ही उत्पादन करते जितना में उनका जो है भोजन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम विशेष ध्यान दें कृषि के क्षेत्र में, अगर इसको उद्योग का दर्जा मिल जाए या सरकार चाहे तो कृषि के क्षेत्र में हमारा औद्योगिक विकास भी हो सकता है और बिहार में जो औद्योगिक विकास में भी कृषि का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यही सब आयाम को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, भूमिका में हम लोग लिखेंगे, चाहे निबंध हो चाहे आप जो भी करेंगे तो भूमिका में आप लोग जो है लिखेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की लगभग 81% जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान मात्र कितना है? 42% है, जबकि आबादी कितनी काम कर रही है कृषि क्षेत्र में? तो 81। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 80% है। तो बिहार में कृषि योग्य भूमि बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप कहिए कि बहुत सारा पार्ट ऐसा भी है जहां बाढ़ और सूखा के क्षेत्र में रहता है, तो जिस कारण खेती सालों भर नहीं हो पाती है। लेकिन अगर बात करें शुद्ध बोया गया क्षेत्र जहां पे शुद्ध रूप से खेती की जा सकती है तो वो लगभग 60% के अराउंड है या 57.6%। एक्चुअल फैक्ट डाटा में अगर आप याद रखेंगे तो इतना है। ठीक है, तो अगर मेंस लिखते तो उतना फैक्ट नहीं भी याद है तो आप चलेगा, 60% आप लिख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में यह स्थिति के पीछे क्या क्या कारण है, बिहार में कृषि जनित क्या क्या समस्या है जिस कारण से बिहार की कृषि जो है अत्यंत पिछड़ा हुआ है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण में बाढ़ और सूखा को आप लिखेंगे और जल जमाव और मानसून का परिवर्तनकारी। आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसून है वो कई बार समय से पहले या समय के बाद आती है और यहाँ पे फसल को बहुत ज्यादा नष्ट कर देती है। फिर अति वर्षा के कारण कई क्षेत्र जल जमाव की स्थिति आ जाता है। बाढ़ के कारण जल जमाव हो जाता है बहुत सारे मैदानी भागों में भी, जहाँ का तराई वाला भाग है तो वहां पे जो है जल जमाव की स्थिति आ जाती है। दक्षिण बिहार में सूखा की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप मैप बना करके, अगर जीएस 2 में पूछे यही प्रश्न तो मैप बना करके आप लिख सकते हैं कि उत्तर बिहार में जल जमाव है जबकि दक्षिण बिहार में क्या है, सूखा की स्थिति रहती है। ठीक है, तो इस तरीका से पहला कारण कृषि के पीछे समस्या का है कि बाढ़, सूखा, जल जमाव, मानसून की परिवर्तनकारी। और यहाँ लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि जो है बिहार का
वो जल जमाव वाले क्षेत्र से ग्रसित है। ठीक है, तो ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण में आप प्राकृतिक कारण को लिखेंगे। दूसरा कारण है आपका संस्थागत कारण। संस्थागत कारण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं जोत का आकार का छोटा होना। क्योंकि बिहार में जनसंख्या दबाव ज्यादा है और लोग के पास जो जमीनें हैं वो 1 हेक्टेयर से कम है, यानी मैक्सिमम देश में जो आपका औसत जमीन जो हेक्टेयर में 1.8 हेक्टेयर है लोगों का, जबकि बिहार में 90% सीमांत किसान हैं, यानी उनकी जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम है। तो वैसे में क्या होता है कि वहां तक खेतों तक जो है बड़े बड़े मशीन नहीं पहुंच पाते हैं, या किसान उतना तकनीकी रूप से खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका खेत का साइज छोटा है तो वो इसमें उतना निर्भर नहीं हो पाते हैं। और वहां तक जो है आपका जो भी हार्वेस्टिंग मशीन वगैरह है बड़े बड़े, वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण में भी आप दूसरा कारण लिख सकते हैं, संस्थागत कारण, जोत का आकार छोटा होना। तीसरा है तकनीकी कारण के रूप में आप देखेंगे कि 1966-70 के बीच में हरित क्रांति पूरे देश में आई थी, और खास करके आप देखिएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में जो भारत का पश्चिम एरिया, उत्तर पश्चिम एरिया, वहां पे बहुत ज्यादा जो है कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, तकनीक का प्रयोग किया गया, हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया, सिंचाई की सुविधा दी गई, उसके बाद आपको खाद जो है वो उपयोग किया गया। तो इन सब के माध्यम से 70 के दशक में आपके हरित क्रांति देश में आया। तो लेकिन बिहार इससे अछूता रह गया, बिहार तक यह हरित क्रांति नहीं पहुंच पाई। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था आज भी मौजूद है, यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था बहुत ही कम है और कह सकते हैं पर्याप्त नहीं है। किसान आज भी जो है वर्षा पे डिपेंड रहते हैं, प्रकृति पे डिपेंड रहते हैं, नदियों से जल ले जाकर के जो है नहरों के माध्यम से या तालाब पोखर पे डिपेंड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सिंचाई व्यवस्था के जो नवीन तकनीक हैं वो नहीं पहुंच पाए, और आज भी परंपरागत कृषि पर निर्भरता बिहार में देखने को मिलती है। जैसे खेतों में जो बीज है खुद से तैयार करना, हाइब्रिड बीज का प्रयोग नहीं करना, खाद का प्रयोग नहीं करना, यूरिया जो भी उसके लिए पोषक तत्व चाहिए वो सही ढंग से नहीं डालना। तो ये सब भी रीजन है बिहार में जो है कृषि उन्नत नहीं हो पाई। चौथा रीजन में हम संरचनात्मक कारण में लिख सकते हैं बिजली महंगा हो जाना, बिजली का जो है बिल किसानों के द्वारा नहीं पे कर पाना, क्योंकि फीडर अलग से बिजली का जो है खेतों के लिए नहीं दिया गया है, और बिजली महंगा है जिस कारण से सिंचाई महंगी हो जाती है। तो ये सब संरचनात्मक कारण में, फिर बाजार का समुचित प्रबंध ना होना। कई बार क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा अगर फसल हो भी जाए तो किसानों को औने पौने दाम पे उसको बेचना पड़ता है। जैसे अभी आप देखते होंगे खेतों में आलू अभी 2 से 3 रुपए केजी मिलने लगा खेतों में। जब किसानों के पास जब आलू की मात्रा भरमार लग गई तो उन्हें रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में भी जगह नहीं है, और उसे कम रेट पे किसान जो है 2.5 से 3 रुपए के दर पे बेच रहे हैं। यानी उनकी जो लागत थी खेती में वो भी उनको सही से नहीं निकल पा रहा इस महंगाई के दौर में। तो कहने का अर्थ है कि यह क्यों हुई, तो बाजार का समुचित नहीं होना, परिवहन की सुविधा का सही से खेतों तक नहीं पहुंचना। तो ये सब भी संरचनात्मक कारण में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आइए आर्थिक कारण के रूप में हम लिख सकते हैं कि किसानों की वित्त की समस्या है। किसानों के पास जो है पूंजी नहीं है। आपको पता होगा कि बिहार और बंगाल का जो एरिया है तो अंग्रेज समय से ही यह जो है यहाँ पे पूंजी का अभाव रहा है, चूंकि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे शोषण किया, और यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति भी है उस कारण से भी यहाँ के लोग जो है वित्तीय समस्या से जूझते रहते हैं, किसान खास करके। तो वो पूंजी निवेश नहीं कर पाते हैं। फिर ऋण की भी समस्या है, किसानों को सही समय पे ऋण नहीं मिल पाता है, और खास करके ऋण मिलता भी है तो जिनकी जमीन है वो, और मैक्सिमम किसान यहाँ पे जो है बिहार में वो बटाईदारी के तहत खेती कर रहे होते हैं,
यानी खेती तो करते हैं लेकिन उनकी अपनी जमीन नहीं होती है और आधे अनाज पे खेती करते हैं, यानी जो उपज होता है उसका आधा जमीन मालिक को मिलता है और आधे, और जो भी सरकार के तरफ से जो लाभ मुहैया होती है वो कहीं ना कहीं जो है जो जमीन जिनका है उनको मिल जाता है, तो किसान इससे वंचित रह जाते हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। चलिए छठा कारण में आप बोल सकते हैं सामाजिक कारण। जनसंख्या दबाव बहुत ज्यादा है बिहार पे और 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं, जो कि देश के औसतन से बहुत ज्यादा आगे है। उसके बाद यहाँ पे कुशल श्रम का भी अभाव है, जो मजदूर हैं वो कुशल नहीं मिल पाते हैं। शिक्षित किसान नहीं है, जिस कारण से नए नए खेती की विधियों को नहीं समझ पाते हैं, वैज्ञानिक तकनीक को नहीं समझ पाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर पाते हैं और परंपरागत खेती करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है, सामाजिक कारण के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद अंतिम रीजन राजनीतिक कारण भी कह सकते हैं कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार बस वोट की राजनीति करने में लगी रहती है और वोट का टाइम आता है तो समय पे 500-1000 रुपया दे करके सरकार किसानों को खुश करने का प्रयास करती है, जबकि इन्हें दीर्घगामी प्रयास करना चाहिए, जैसे कि बिजली का फीडर फ्री कर देना चाहिए, सिंचाई सुविधा खेतों तक पहुंचाना चाहिए और हाइब्रिड बीज जो है फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए किसानों को। जो खाद है आपका यूरिया वो सब्सिडी के तहत कम सस्ते दामों पे देना चाहिए। तो ये सब सरकार नहीं कर पाती है और सिर्फ यहाँ पे क्या होता है कि वोट की राजनीति के कारण 500-1000 किसानों के अकाउंट में चुनाव के टाइम पर दे दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी आप यहाँ पे जिम्मेदार है। और योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, जो भी योजना किसानों के लिए, चाहे वह फसल बीमा योजना हो चाहे केसीसी लोन हो, इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। जो रियल किसान है उनको जो है यहाँ पर केसीसी लोन नहीं दिया जाता है और जो फेक किसान है, जो जिनकी जमीन नहीं है, गलत तरीका से वो जो है यहाँ से ऋण मुहैया करवा लेते हैं भ्रष्टाचार के कारण। तो ये सब आप कारण को अच्छे से, और आप बिहार से हैं तो आपको बहुत सारे कारण पता होंगे, तो वो सब का भी जिक्र कीजिएगा। जहां तक मुझे लगा मैंने ये सारे कारण को अपने जो पीडीएफ में टाइप करवा दिया हूं, और आप लोग अगर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ जाएं। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास सेशन स्टार्ट हो चुका है। ऐप के माध्यम से क्लास डेली बेसिस पे 2-3 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, चाहे निबंध हो चाहे GS1 GS2 का हो, और लगभग 250 प्लस जो है क्लास हो चुके हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िए और यहाँ से आपको सारे प्रश्न, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि GS1 और GS2 के सारे प्रश्न, चाहे निबंध हो चाहे जो भी हो, सारे हमारे क्लास नोट्स से आएंगे। ठीक है, तो भरोसा है, अगर आप पढ़े हैं 67th में भी हमसे तो आपको जरूर भरोसा होगा और आप जरूर कोर्स बाय करें। ठीक है, अब आइए उपाय इसका क्या है। तो कारण के स्तर पर इसमें सुधार होना चाहिए, जितने भी कारण हैं उसके स्तर पे किस प्रकार से सुधार होना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए। फिर जैसे कृषि रोड मैप 1, 2, 3 आया, तो अभी 3 के तहत 1722 में इसको व्यवहारिक रूप से लागू करना है, ये जो कि लागू किया जा चुका है। भूमि सुधार जो अधिनियम है उसको सही ढंग से लागू करना चाहिए। जो जमींदार लोग हैं आज भी बिहार में बरकरार हैं, तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को सही तरीके से लागू करना चाहिए। वहीं 1956 का जो चकबंदी अधिनियम है, जो खेत, छोटे छोटे खेत जो अलग अलग जगहों पर किसानों के हैं, तो उसको एक जगह करके, जैसे मान के चलिए हमारा खेत अगर 2-4 जगह 2-2, 3-3 कट्ठे का, तो एक जगह कहीं हमें मिल जाएगा, और जो जिनका खेत बीच बीच में था उनको एक जगह कर दिया जाता है। तो वही चकबंदी अधिनियम है कि एक जगह खेत रहेगा, जिससे कि खेती करना आसान हो जाएगा। फिर हदबंदी अधिनियम है, एक लिमिट से ज्यादा खेत नहीं होना चाहिए किसानों के पास, तो ये एक बाउंडेशन होना चाहिए। चलिए, तो ये सारे अधिनियम 1962, 1952, 56 में, चकबंदी याद रखिएगा आपका आया है 1956 में, 1962 में हदबंदी है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देके याद रखिएगा। उसके बाद है समेकित कृषि पर विशेष जोर करना। समेकित कृषि का तात्पर्य यहाँ पे है कि कृषि पालन भी साथ में करना है,
साथ में मत्स्य पालन, जिससे कि आप खेती या किसानी करके भी उनको अच्छा इनकम जनरेट हो जाए। ठीक है, साथ साथ मत्स्य पालन करना, पशु पालन करना, गाय भैंस कुक्कुट पालन करना, ये सारा समेकित कृषि, एकीकृत कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसको बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद जैविक खेती पर विशेष जोर देना चाहिए, क्योंकि देखिए खेती करना प्रमुख लक्ष्य है, साथ साथ जो एक लक्ष्य ये भी है कि इनकम भी दोगुना होनी चाहिए। जो अभी किसानों की जो इनकम है वो बहुत कम है, तो ये कैसे बढ़े, इसके लिए क्या करना होगा कि कम से कम खाद यूरिया जो है उसका प्रयोग करना है, कीटनाशक का उचित मात्रा में प्रयोग करना है। कई बार क्या होता है कि किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो बहुत ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, साथ साथ वह महंगा भी होता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक क्षति भी है और स्वास्थ्य संबंधी क्षति भी है। तो कृषि जो है, जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना है, कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, कृषि के लिए ऋण दिया जाना चाहिए आसानी से। अगर किसी प्रकार की समस्या हुई तो उसके लिए जैसे फूड का फसल बीमा योजना यहाँ पे सही ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए। उसके बाद जगह जगह फूड प्रोसेसिंग सिस्टम लगना चाहिए, फूड प्रोसेस्ड प्रसंस्करण उद्योग होना चाहिए, जिससे कि किसान अपने कच्चे फल सब्जी या जो भी उपजाते हैं वो वहां पे रख सके और फिर उसको उचित मूल्य पर बेच सके। तो ये सब करने से ही कृषि के क्षेत्र में बिहार में संपन्नता आ सकती है। उसके बाद बिहार में कृषि रोड मैप 3 का मेन उद्देश्य है, वो भी हो सकता है आपको लिखने के लिए पूछ दे, तो खाद्य सुरक्षा तो है ही, उत्पादन में वृद्धि करना है, पोषण जो है लोगों का उसमें वृद्धि हो, किसानों की आय में वृद्धि हो, कृषि विकास में समावेशी विकास को बढ़ावा मिले, रोजगार सृजित हो, महिलाओं की स्थिति में सुधार हो, महिला भी जो है खेती में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ठीक है, और फिर कृषि रोड मैप 1-2 का जो अनुभव है उसको इसमें शामिल किया गया है, जिस कारण से इसे इंद्रधनुषी कार्यक्रम भी नाम दिया गया है। और इसमें 12 विभाग शामिल किए गए हैं और लगभग 1.54 करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, और इसके तहत 6,000 रुपया प्रति किसानों को जैविक कॉरिडोर विकसित करने के लिए दिया गया। और खास करके पटना से भागलपुर गंगा के किनारे यानी दनियावा से बिहार शरीफ, यह प्रश्न भी पूछा गया था, तो दनियावा से बिहार शरीफ नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, उसके किनारे किनारे क्या करना है, जैविक कॉरिडोर बनाना है। और जो जमीनें हैं किसानों के उसको कंप्यूटरीकरण कर देना है, जिससे उनका जो सब्सिडी है या उनके अकाउंट में चला जाए। कृषि के अलग से बिजली फीडर की व्यवस्था करनी चाहिए और सस्ता करनी चाहिए। बिजली संचालित पंप सेट विस्तार करना चाहिए, सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना चाहिए। हरियाली मिशन जैसे 2022 है, इसके तहत 17% लक्ष्य रखा गया है कि वन क्षेत्र में वृद्धि बिहार में करना है। फिर बिहार में बीज हब के रूप में हाजीपुर को एक केंद्र बना के काम किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक थाली में बिहार का एक व्यंजन यानी सब्जी पहुंचाने का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से कृषि रोड मैप 3 एक अच्छा पहल था, और जिसके माध्यम से बिहार में बहुत ज्यादा विकास भी कृषि क्षेत्र में देखने को मिला है। साथ साथ 18-19 में आपने देखा होगा कि गया में कृषि इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज खोला गया, पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान खोला गया, आरा में जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले गए। यानी सरकार प्रयासरत है। साथ साथ सरकार को अब चाहिए कि किस प्रकार से किसान जो है यहाँ पे खुशहाल बने, और जो उद्योग के रूप में कृषि किस प्रकार बढ़े, खास करके फूड प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट बहुत ज्यादा बिहार में लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि किसान को उचित मूल्य मिले, साथ साथ जो है बहुत सारे रोजगार भी यहाँ के लोगों को मिल पाए। ऐसे बिहार को इजराइल ने मदद किया है और नालंदा में सब्जी और वैशाली में लीची और आम से संबंधित अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी प्रयासरत है, लेकिन थोड़ा और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप बिहार में कृषि जनित समस्या और उसके उपाय को अगर इतने सारे पॉइंट्स के माध्यम से डिस्क्राइब करके लिख देते हैं,
तो आपका एक निबंध के रूप में भी, चाहे GS2 में इकोनॉमी का सेक्शन में अगर पूछ दे कृषि समस्या, तो वहां पर भी एक बेहतरीन आंसर राइटिंग हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और ऐप में सारे वीडियो डाल दिए गए हैं और अब आप आराम से ऐप को बाय कर सकते हैं और 68 और 69 की तैयारी अभी से कर सकते हैं। ठीक है, हमारी संस्था जरूर छोटी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं कि एक बार आप मटेरियल यूज कीजिए, पढ़िए और एग्जाम दे करके देखिए, उसके बाद आप जरूर कहेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है मेरा। तो कहने का अर्थ है मेरा कि मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि भरोसा करें और बड़े बड़े जो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बिजनेस हो रहा है उससे आप जरूर बचिए और सही तरीका से सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपका बेहतरीन तैयारी के साथ साथ रिजल्ट भी बनेगा, नहीं तो आप इधर उधर के बहकावे में आ जाएंगे और अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, समय रहते सही मार्गदर्शन में पढ़ाई करें और बेहतरीन करें। आज के लिए इतना ही, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।